तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि एल्रिन रेंजर्स को अपने मॉर्फिक एनर्जी से पूरी तरीके से चार्ज कर देती है और फिर वो सोलैक्स की पावर की मदद से अपने मैगजॉर्ड क्रिएट करते हैं। वो एल्रिन से कहते हैं कि उसे प्रेटोस से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाना चाहिए। वो यहाँ पर रह के इन सभी सोल्जर्स को संभाल लेंगे और ये बहुत ही अच्छा मौका है उसके लिए। प्रेटोर एक के बाद एक रेंजर्स का माइंड मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके रेंजर्स कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए एल्रिन भी बैटल को ज्वाइन कर लेती है और फिर एक एक करके वो प्रेटोर के हर एक सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनकी पावर कमजोर पड़ने लगती है और उनके एक के बाद एक मैगजॉर्ड डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तभी ग्रेसी अपने मैगजॉर्ड को लेकर वहां पर आ जाती है और एक के बाद एक वो प्रेटोर के सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करती जाती है। ये सब देख के कई सारे प्रेटोर के सोल्जर्स डर कर वहां से भाग जाती हैं और फिर सारे रेंजर्स उस मैगजॉर्ड में बैठकर वापस प्रोमेथिया की ओर लौट जाते हैं। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत थी, असली जंग तो अभी बाकी है। अब आगे रेंजर्स ने प्रेटोर और उसकी आर्मी के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है। वो इस यूनिवर्स के हर एक प्लैनेट पर जाकर वहां के निवासियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनके डिफेंस को मजबूत करने में उनकी मदद कर रहे हैं और साथ ही वो उन्हें प्रेटोर और उसकी आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार भी कर रहे हैं। और अभी इस वक्त रेंजर्स प्लैनेट कोरंडम 5 पर हैं। वहाँ का एक निवासी ट्रिनी से कहता है कि शुक्रिया आप सभी का, जो आप सब ने यहाँ आकर हमारी मदद की। इससे पहले हमने रिटास को किसी भी जंग में हारते हुए नहीं देखा। ट्रिनी कहती है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे कुछ साथी यहाँ पर रुककर आपके डिफेंस को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे और जब काम पूरा हो जाएगा तो वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे रेंजर्स को इस प्लैनेट पर कई महीने बीत चुके हैं। एंड्रूस कहता है कि हम लोग कई महीनों से बाहर घूम रहे हैं और न जाने कितने प्लैनेट्स पर जा चुके हैं और वहाँ के लोगों की मदद कर चुके हैं, लेकिन ऐसी फाइटिंग स्पिरिट वाला प्लैनेट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये लोग प्लाज्मा ब्लास्टर्स को चलाने में पूरी तरीके से माहिर हो चुके हैं और तो और इन्होंने अपने मॉडल्स को अपग्रेड भी कर लिया है। एल्रिन कहती है ये ताकत हमारे लोगों के पास पहले से ही थी, लेकिन वो प्रेटोर की बातों पर इतना विश्वास कर चुके थे कि वो सच्चाई को देख ही नहीं पाए। लेकिन अब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और फिर रिमी कहती है कि बाकी सब तुम दोनों का वेट कर रहे हैं, आओ जेट में बैठो और अब चलने का वक्त हो गया है इस प्लेनेट से। एल्रिन कहती है यहाँ को लोग सालों से खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार अंत में हमारा यूनिवर्स खत्म ही हो रहा है और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर रिमी कहती है कर सकते हैं ना, हम लोग दूध पी सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और कहीं पर वेकेशन मनाने के लिए जा सकते हैं। और वैसे भी एल्रिन, उम्मीद अभी भी बाकी है, तुमने ही कहा था। और थोड़ी ही देर में रेंजर्स प्रोमेथिया पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ट्रिनी कहती है कि एल्रिन की मदद के बिना हम लोग प्रेटोर की सच्चाई यहाँ के लोगों को नहीं बता पाते हैं। एल्रिन कहती है क्या तुम लोग को अभी भी लगता है कि हमारे पास अभी भी उम्मीद बची हुई है? एंड्रूस कहता है कि तुमने खुद कहा था एल्रिन कि प्रेटोर के सभी झूठों बातों में एक बात सच थी कि एक और दुनिया है जहां पर मॉर्फिंग ग्रिड है। फिर रेंजर्स प्रैक्टिस के लिए जिम में जाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान किम्बरली हट एंड्रूस से कहती है कि अगर ये यूनिवर्स खत्म ही हो रहा है तो प्रेटोर को क्या जरूरत है लोगों को मारने की। तो एंड्रूस कहता है मे भी शायद वो दया दिखा रहा हो। तो किम्बरली हार्ट कहती है और तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? तो एंड्रूस कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, बस मैंने एक बुरा सपना देखा है जब से उसने हम सभी का माइंड मैनिपुलेट कर लिया था उस बैटल के दौरान। तो हैकल कहता है शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है एंड्रूस, हम सभी को पता है कि उस बैटल के दौरान क्या हुआ था और उसने हम सभी को लगभग कन्विंस कर ही लिया था। एंड्रूस टीजे से कहता है हे टीजे व्हाट्सअप और कैसे हो तुम? तो टीजे कहता है मैं ठीक हूँ एंड्रूस, और तुम बताओ? और उन लोगों की बातें सुनकर कैरन कहती है कि ये सब इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो सैम कहता है वो इसलिए क्योंकि इन लोगों के पावर्स
जा चुके हैं और हम लोग के पास अभी भी पावर्स हैं। तो ट्रिनी कहती है क्या हो गया है तुम सभी को यार, हम पहले ह्यूमंस हैं और एक अच्छा रेंजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास पावर्स हो। एक अच्छा रेंजर बिना अपने पावर्स के भी लोगों की मदद कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर हमारे पावर्स चले भी जाते हैं तो फिर भी हमने जिंदा रहने का और लड़ने का रास्ता ढूंढ ही लिया है। और फिर एक मोटिवेशन के बाद वो रेंजर्स जो मॉर्फ नहीं हो सकते वो सभी भी उन सभी की मदद करने लगते हैं। कॉनर कमांडर से कहता है कि मुझे मेरी पावर्स की कमी महसूस हो रही है, वो मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, उससे मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था। मैं जानता हूँ कमांडर कि मैं अभी सेल्फिश हो रहा हूँ। तो कमांडर कहते हैं नहीं कॉनर, तुम अच्छा काम कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पावर्स हैं या नहीं, या फिर वो तुम्हें कैसा फील करवाते हैं, बल्कि वो मायने रखता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अच्छा कर रहे हो कॉनर, और इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हे राइली, तुम्हें क्या लगता है, क्या उस दूसरी तरफ लॉर्ड ड्रैगन ने हमारे लोगों को... ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो ओरायन? ऐसा मत सोचो, उम्मीद बनाए रखो, हम जरूर घर पर जा पाएंगे और अपने फैमिली से मिल पाएंगे, वो सब जरूर जिंदा होंगे। अब जल्दी से इसे ठीक करो, हमें इसे सोलर रेंजर को देना है, आखिर वो इसे चार्ज भी तो करेगी। और इधर दूसरी तरफ एल्ड्रिन कमांडर के पास आकर कहती है कमांडर, मेरे ख्याल से सोलरेक्स दोबारा से ग्लिच कर रहा है। फिर कमांडर उसकी टेस्टिंग करते हैं। वो कहते हैं मेरे ख्याल से ये कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। तो एल्ड्रिन कहती है नहीं, मुझे शायद लगता है कि ये बाकी लोगों से एनर्जी शेयर करने की वजह से इसकी पावर खत्म हो चुकी है और अब ये भूखा है और इसे वॉटेक्स एनर्जी या आप जो कहते हैं मॉर्फिंग एनर्जी वो इसे चाहिए। और फिर कमांडर कहते हैं या फिर कभी कभार ऐसा हो रहा है या मुझे लग रहा है कि ये किसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ग्रेसी कहती है तो गाइस आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम लोग आराम कर सकते हो। और उसके बाद रेंजर्स खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त किम्बरली हार्ट उन सभी को अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसकी दुनिया पर लॉर्ड ड्रैगन ने कब्जा कर लिया और कैसे वो लॉर्ड ड्रैगन की सबसे पावरफुल हथियार रेंजर स्लेयर बने। और इन सभी चीजों में वहां से रिमी उठकर बाहर चली जाती है जहां पर उसे कैरन मिलती है। वो कहती है ओ कैरन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर बाहर मिलोगी। कैरन कहती है क्या तुम मेरे साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करना चाहोगी? और इधर रिमी और कैरन एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं। बॉक्सिंग प्रैक्टिस के दौरान वो दोनों काफी ढेर सारी बातें भी करते हैं और कैरन उससे अपनी ओरिजिन के बारे में बताती है कि कैसे वो एक बहुत ही बुरी एम्परर थी और फिर उसे उसके भाई एंड्रूस ने बचाया। इन सभी से दूर एक अलग लाइब्रेरी में माइक और तानिया एक दूसरे से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तानिया कहती है कि मैं इस दुनिया से बिल्कुल भी डरी हुई नहीं हूँ, लेकिन क्या ये दूसरी दुनिया तैयार थी? तो माइक कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि... तो तानिया कहती है मैं वो नहीं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जब एल्ड्रिन ने कहा था कि इस दुनिया में उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से वो यही था। जब हम लोगों ने यहाँ के लोगों को एक मौका दिया दोबारा जिंदा रहने का, अपने हक के लिए लड़ने का, तो उन लोगों ने वो कर दिखाया जो प्रेटोर के सोल्जर्स नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से उसके कहने का यही मतलब था। और फिर उसके बाद तानिया माइक को उसके रूम में छोड़ने के बाद वहां से चली जाती है। माइक, लियो, माइक, कहाँ हो तुम? हम लोग यहाँ दूसरी दुनिया में कैद हैं, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लॉर्ड ड्रैगन वो हमें मार रहा है माइक, प्लीज हमें मरने मत दो माइक, प्लीज हमें बचाओ। तुमने कहा था कि कोई भी नहीं मरेगा माइक, कोई भी नहीं। माइक बेटा वो आ रहा है। ओह माय गॉड, वो आ गया माइक, बचाओ। और अचानक माइक चिल्लाते हुए उड़ जाता है और फिर उसके बाद वो जैसे ही डोर को ओपन करने जाता है तभी वहां पर तुरंत तानिया भागती हुई आती है। वो माइक से कहती है माइक तुमने सुना? तो माइक कहता है क्या वो तानिया, तुम इन्हें परेशान क्यों हो? तो तानिया कहती है माइक, कुरंडम 5 वो प्लेनेट जिसको हम लोग बचाने गए थे वो अब नहीं रहा। तो माइक कहता है
कैसे ही, ये आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है बिना किसी वार्निंग के? वो पेट और माइक, उसने 100 माइल्स दूर से हमला किया। अब बल्कि उसने उसके प्लेनेट नहीं बल्कि स्टार पर हमला किया। हमारे बहुत से साथी भी थे वहां पर, उन लोगों की मदद कर रहे थे। वो भी उन बेचारे लोगों के साथ मारे गए। ग्रेसी ने पता नहीं किसी तरह के सिग्नेचर का पता लगाया है। माइक, अब हम किसी और को नहीं मरने दे सकते माइक, अब हम और किसी को नहीं मरने दे सकते। और फिर सभी लोग कमांड सेंटर में पहुंचते हैं। एल्ड्रिन कहती है, गाइस हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सोलर की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। मैं ये समझ ही नहीं पाई, बल्कि मैं ये कभी भी नहीं समझ पाई। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। कमांडर और मैंने सोलेक्स को वो करने दिया जो करने में इसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और जो करने में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और वो है वॉटेक्स एनर्जी को ढूंढना, या फिर तुम कह सकते हो मॉर्फिंग एनर्जी। फिर कमांडर कहते हैं, जब मैंने इसे बहुत ही क्लोजली और बारीकी से स्टडी किया तो मैंने इससे कुछ वाइब्रेशन से एक आते हुए सिग्नल का पता लगाया, और फिर उसको डिकोड करने के बाद मुझे एक लोकेशन का पता चला जो यहाँ से 100 माइल्स दूर से आ रहा था। ये सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि हमें वॉटेक्स एनर्जी या फिर तुम कह लो मॉर्फिंग एनर्जी वहाँ पर मिल सकती है, और हम उससे अपने प्रोमेथिया और तुम्हारे मॉर्फस को भी रिचार्ज कर सकते हैं। एल्ड्रिन कहती है, ये इतना आसान भी नहीं होगा और मेरे ख्याल से शायद ये काम भी ना करे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए हमें इसे ट्राई करना चाहिए। ग्रेसी कहती है, यही वो एनर्जी है जो तुम्हें इतना ताकतवर बनाती है, यही वो एनर्जी है जो तुम्हें इतना चालाक बनाती है, और यही वो एनर्जी है जो तुम्हें भागने पर मजबूत कर देती है और ताकत भी देती है। तो फिर चलो चलते हैं। और उसके बाद रेंजर्स उस सिग्नल के पीछे चले जाते हैं और कुछ ही देर में वो एक प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं। एल्ड्रिन कहती है, ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी हुई महसूस हो रही है। तो तानिया कहती है, अरे हाँ, एल्ड्रिन ने बिल्कुल सही कहा, बस मैं सोच ही रही हूँ कि इसकी फीलिंग किसकी तरह की है। सैम कहता है, प्लैनेट के चारों तरफ काफी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से ये हमारी टेक्नोलॉजी को फ्रीज कर रहा है। इस वजह से हमें इसको कहीं पर उतारना होगा और कुछ दूर पैदल ही जाना होगा। एरी कहती है, मुझे लगता है कि मैं इस जगह को जानती हूँ, या फिर सोलैक्स की वजह से ये मुझे कुछ स्पेशल फील हो रहा है। याद आया, इस प्लैनेट को स्प्लिटेड स्टार कहते हैं। और फिर वो लोग शिप से बाहर जाकर उस प्लैनेट को देखते हैं। उस प्लैनेट को देखने पर एल्ड्रिन रिमी से कहती है, रिमी मुझे लगता है ये पूरा प्लैनेट सोलैक्स का ही एक रूप है। तभी तानिया कहती है, ओ माय गॉड, ये पूरा प्लैनेट तो जियो क्रिस्टल का बना हुआ है। एल्ड्रिन कहती है, तानिया ये जियो क्रिस्टल क्या होता है? क्या ये कोई बुरी चीज है?